हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। चलिए फटाफट आज ये शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और स्टूडेंट डिमांड पर एक सेशन होने वाला है ये। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। करंटली आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस है। इसी के साथ अगर अभी तक आपने जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, जल्दी से कर लीजिए। आपको स्टडी मटेरियल मिलता है यहाँ पर, साथ ही साथ आपको क्विजेज मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है यहाँ पर। तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और फ्री में सभी स्टडी मटेरियल को एक्सेस करिए जो आपको यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पर जो आपकी क्लासेस हो रही हैं उन सभी चीजों का। साथ ही एटम 2.0 बैच जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा चल रहा है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। जिन बच्चों को भी प्रिपरेशन करनी है, ये पैकेज जो है आप ले लीजिए। ये आपके लिए फुल, एक कहते हैं ना, फुल टिकाऊ पैकेज आपके लिए। टेस्ट सीरीज क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाती है हैंडबुक्स, जिसके अंदर नोट्स होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जो हिंदी वाले बच्चों के लिए ट्रांसलेटेड होंगे और इंग्लिश वाले बच्चे के लिए जो मेरे कुछ पर्सनल नोट्स होंगे, और कुछ तो कंटेंट होगा ही, तो ये आपको मिलेंगी। साथ ही पेपर 1 की जो है हैंडबुक बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, वो भी आप तक पहुंच जाएंगी। क्रैश कोर्स की अगर हम बात करें तो ये आपको हेल्प करेगा एंड मूवमेंट रिवीजन के लिए। तो ये पूरा फुल पैकेज है आपके लिए, जो आपको कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल तक पूरा पहुंचा के आएगा, वो वाला पैकेज है आपके लिए। इसी की तरह अगर आप लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग फ्री प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस आपके लिए 2 बजे होती है। जेआरएफ अड्डा का जो मतलब है, उसका मतलब है जेआरएफ आपका करवाना हमारा एकमात्र जो है एक गोल है। तो बिल्कुल ये आप ही के लिए है। सभी क्लासेस जो यहाँ पर कंडक्ट हो रही हैं, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर जेआरएफ अड्डा पर आप सभी के लिए चल रहे हैं। इसी के साथ पेपर 1 जो है, बिल्कुल पेपर 1 जो है जेआरएफ के लिए बहुत जरूरी है। पेपर 1 बिना जेआरएफ अधूरा है। तो यूट्यूब की क्लासेस आपके लिए सुबह 8 बजे अदिति मैम लेकर आती हैं, देन आयुषी मैम लेकर आती हैं, प्रशांत सर और देन रचना मैम आपके लिए सभी पेपर 1 की क्लासेस जो है लेकर आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। साथ ही आज की जो क्लास है ऑन स्टूडेंट डिमांड है। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की जो है मेरे पास डिमांड आ रही थी कि मैम रिसर्च प्रपोजल मेकिंग के ऊपर जो है कोई क्लास लो, कैसे गैप फाइंड करे, किस तरीके से फाइंड करना होता है गैप, क्या चीज रहती है जो रिसर्च प्रपोजल में हमको बनानी होती है, क्या मतलब क्या होता है ये गैप को फाइंड करने का। तो बेसिकली इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। और ऑब्वियसली जो बच्चे पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, जिन बच्चे को इंटरव्यू है, जिन बच्चों के अभी हाल फिलहाल में, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है ये। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल मेकिंग में गैप को कैसे फाइंड आउट करें। हाउ टू फाइंड अ गैप इन रिसर्च प्रपोजल मेकिंग। देखिए, कुल मिलाकर अगर मैं बात बोलूं, रिसर्च प्रपोजल के अंदर ना ये सभी चीजें आती हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है जो आप चूज करेंगे, ठीक है। देन आपका इंट्रोडक्शन आता है, रिसर्च प्रॉब्लम आती है यानी कि रिसर्च क्वेश्चन, उसका जस्टिफिकेशन कि आपने वो प्रॉब्लम क्यों चूज करी है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रॉब्लम को चूज करने की, उसकी सिग्निफिकेंस यानी कि उसकी रेलेवेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है रिसर्च के अंदर। देखो, रिसर्च प्रपोजल की अगर मैं बात करूं, आपने मान लो वुमेन पार्टिसिपेशन, एग्जाम्पल दे रही हूं। देखो, एक चीज मैं इस सेशन को शुरू करने के दौरान ही आपको एक चीज बता देती हूँ। एथिकल यानी कि एक नैतिकता जो हम बोलते हैं, एक एथिकल रूल होता है, वो ये होता है यहाँ पर जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, उन एग्जाम्पल को आप डायरेक्टली अपने रिसर्च प्रपोजल में उठा के ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्पून फीडिंग कराने के लिए नहीं बैठी हूँ, यहाँ पर मैं केवल आपको बता सकती हूँ कि बेटा मेथड क्या होता है, उसके ऊपर काम आपको करना है। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ वुमेन पार्टिसिपेशन का, तो उसको एग्जाम्पल ही समझिए। उसको ये नहीं कि आपने यही के यहीं से कॉपी कर लिया और इसी के ऊपर रिसर्च प्रपोजल बनाकर ले गए किसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ऐसा नहीं बेटा। रिसर्च प्रपोजल में ही रिसर्च का मतलब रिसर्च लगाया हुआ है। इसका मतलब होता है रिसर्च, सर्च करो उस बारे में आप जिस बारे में जो है रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना चाहते हो। टॉपिक की बात करें, फॉर एग्जाम्पल वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स के ऊपर आपने जो है बात करना चाह रहे हो, आप जो अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना चाह रहे हो, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, हालांकि अब तो इस पर बिल भी आ चुका है, अब इस पर क्या ही आप रिसर्च करोगे, बट कहने का मतलब है आप स्कोप की बात करते हैं अगर इस पे, तो देखो टॉपिक आपने चूज कर लिया, आपने कोई अपना टॉपिक कर लिया चूज। टॉपिक क्या होता है बेटा, टॉपिक स्पेसिफिक होना चाहिए। टॉपिक आपकी पर्टिकुलैरिटी दर्शाता है, टॉपिक आपकी स्पेसिफिसिटी दर्शाता है कि आप किस एरिया में करना चाहते हो। जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इन द एरिया ऑफ जयपुर, इन जयपुर जो है डिस्ट्रिक्ट कह लो, या फिर कुछ ऐसे ही और भी कोई डिस्ट्रिक्ट कह लो, जैसे नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, आपने एरिया स्पेसिफाई कर लिया, आप इसमें अपना ईयर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि मान लो सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम 2024, क्योंकि आपका अगर रिसर्च कंप्लीट होगा 5 साल बाद तो उसके हिसाब से आपके पास 5-6 साल का डाटा आ जाएगा। बट हालांकि ये भी शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम है, इतने कम टाइम के लिए कोई रिसर्च करनी नहीं चाहिए, रेलेवेंसी नहीं मानी जाती। उसके बाद आपने वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स तो चुन लिया, फिर आप इंट्रोडक्शन चुनोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पर आप लिखोगे कि हाँ भाई क्या होता है वुमेन पार्टिसिपेशन, इंडिया में कैसे आया, वुमेन पार्टिसिपेशन ग्लोबली कैसे शुरू हुआ, क्या क्या थ्योरीज थी वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर जो बात करती है। जैसे कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो काफी है, जो जैसे फेमिनिज्म चलता है पॉलिटिकल साइंस में, है ना, वुमेन्स की भागीदारी की बहुत सारे वुमेन्स राइट के ऊपर बात करी गई है, वुमेन्स इक्वालिटी के ऊपर बात हुई है, बहुत सारी थ्योरी है जिनके ऊपर बात करी जा रही है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो जयपुर में आप रिसर्च कर रहे हो, जयपुर की डिस्ट्रिक्ट पे रिसर्च कर रहे हो, नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पे रिसर्च कर रहे हो, कहीं पे भी रिसर्च कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है इन एरियाज में, प्रॉब्लम क्या है उसकी बात हो रही है। जस्टिफिकेशन की बात करते हैं कि जस्टिफिकेशन जो है, आपने ये प्रॉब्लम क्यों चूज करी गई, आपने ये प्रॉब्लम क्यों चूज करी है, उसका जस्टिफिकेशन। जयपुर में अगर कोई दिक्कत है, अगर नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत है तो प्रॉब्लम क्या है, क्या कारण है इसको चूज करने का वो बताओ, क्या कारण है इसको चूज करने का वो बताओ। ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इस रिसर्च क्वेश्चन को चूज करके करना क्या चाहते हो, आपका जो है मोटिव क्या है, आपका गोल क्या है। सिग्निफिकेंस, अगर आपने ये रिसर्च टॉपिक चूज करा है, अगर आप इस रिसर्च टॉपिक को चूज कर रहे हो तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि महिलाओं को इक्वालिटी या इक्विटी की बात कर रहे हैं। स्कोप की बात करते हैं, दायरा कितना बड़ा है, आप ये चूज तो कर रहे हो लेकिन क्या ये आने वाले भविष्य के लिए स्कोप फुल है, इसका दायरा जो है बड़ा है, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। आगे हम बात करते हैं कि देखो रिसर्च प्रपोजल में ना ये सारी चीजें लिखनी जरूरी होती है, लेकिन हम मेजरली फोकस इस पर करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल में गैप जो है फाइंड आउट क्यों होता है। गैप बेटा लिटरेचर रिव्यू के दौरान जो है बैकग्राउंड देखकर फाइंड आउट होता है। हमारा फोकस रिसर्च प्रपोजल में बैकग्राउंड पर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन पर होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी पे होना चाहिए। जनरली लोग यही फंसते हैं, जनरली लोग यही फंसते हैं, और यहां पर ज्यादातर वो लोग फंसते हैं जो सिर्फ काम चलाओ रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। देखो स्टैटिस्टिकल प्लान, ये रिसर्च डिजाइन हो गया, ये एथिकल कंडीशंस हो गई, ये आपका टाइमलाइन हो गया, कितने टाइम में आप अपने रिसर्च को पूरा कर लोगे, बजट पूरा कर लोगे, ये फिर ज्यादा ही इन डेप्थ चला गया। लेकिन जब आप एक रिसर्च प्रपोजल इंडिया के अंदर लेके जाते हो ना, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में, खासकर अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, देखो अगर आपको कहीं ऐसे आईआईटीज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो आपको वहां पर ये सारी चीजें भी टारगेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि जेएनयू वेएनयू में यहाँ पर डीयू में यहाँ पर इतना बजट का जस्टिफिकेशन देना नहीं पड़ता इतना ज्यादा। हाँ, टाइमलाइन का थोड़ा जस्टिफिकेशन आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। जस्टिफिकेशन मतलब कि आपकी रिसर्च जो है इतने टाइम में पूरी हो जाएगी, आपकी रिसर्च जो है इतने टाइम में पूरी हो जाएगी। बैकग्राउंड क्या करता है, बैकग्राउंड बेटा रिसर्च के बारे में आपको नॉलेज देता है। ये चीज आपको कहां से मिलती है, लिटरेचर से मिलती है। इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको एक क्लास में ना लिंक मिलेगा, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, किस किस फ्री प्लेटफॉर्म से आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो ना, वो आप देखना, मेरी ही ली हुई क्लास है, फ्री में आप कैसे लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो ऑनलाइन, इसके बारे में आपको जो है मैंने क्लास ली हुई है। आप देखोगे ना, अभी क्लास खत्म होगी, आपको एक लिंक आएगा, आप इसमें देखना, स्क्रीन पे ही आपको एक लिंक दिख जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड जो है ना रिसर्च का, वो आपको क्या करेगा बेटा, आपको प्रॉब्लम तक लेके जाएगा, आपको गैप दिखाएगा, गैप। अब गैप कैसे फिल करोगे, जैसे कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रही है, अब वुमेन्स पार्टिसिपेशन आप देख रहे हो, पिछले 1-2 साल 3 साल के न्यूज़पेपर उठा लो, या मैं तो बोल रही हूँ 1 साल का न्यूज़पेपर उठा लो, जो आपको दिखता है कि वुमेन्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी दिल्ली में बहुत सारी प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, कि जो डॉग होते हैं सड़क के, वो क्या करते हैं, वो ना छोटे छोटे बच्चों पर अटैक कर लेते हैं। बहुत प्रॉब्लम आ रही है ये अर्बन सिटीज में आजकल। जो अर्बन सिटीज पर रिसर्च करना चाहते हैं ऐसे कुछ चीजों पर कर सकते हैं, कूड़े के ऊपर कर सकते हैं, है ना। जैसे दिल्ली के अंदर ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, गार्बेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, सस्टेनेबिलिटी गोल्स के ऊपर आजकल रिसर्च चल रही है। नया कुछ सोचो, कुछ इनोवेटिव करने का सोचो, ठीक है। रिसर्च का जो गैप है ना, वो आपको बैकग्राउंड हमेशा लिटरेचर से निकल कर आएगा।
कुछ ना कुछ रीडिंग्स में पता चल जाएगा कि यार ये गड़बड़ है। हर रिसर्च में एक ही चीज की बात हो रही है, लेकिन इस पहलू की तो बात हो ही नहीं रही है। और बेटा देखो, अगर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो ना, इसका मतलब आप रिसर्च प्रपोजल शॉर्टकट में बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो साफ बोल रही हूँ, शॉर्टकट में बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर गैप फाइंड हो रहा है, अगर पढ़ पा रहे हो, अगर लिटरेचर, अगर मन नहीं कर रहा कि मैम हमारा तो मन ही नहीं करता, हमसे तो रिसर्च पेपर पढ़े ही नहीं जाते, हम न्यूज पढ़ ही नहीं सकते, हम इतना ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते, तो क्यों आ रहे हो पीएचडी में? क्यों बना रहे हो एक रिसर्च प्रपोजल? मत बनाओ बेटा, फिर तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। कोई भी गैप फाइंड आउट करना है बेटा, बैकग्राउंड को पढ़ना पड़ेगा, करंट सिनेरियो को पढ़ना पड़ेगा, बैकग्राउंड में और करंट में क्या गैप चल रहा है, क्या जो है ऐसा कुछ है जो बैकग्राउंड से लेकर अभी तक कायम ही है। वो सीढ़ी बनी ही हुई है, वो ब्रिज बना ही हुआ है, वो भर नहीं रहा है, वो ब्रिज, वो गड्ढा बना ही हुआ है, वो गड्ढा भर नहीं पा रहा है। वो क्या प्रॉब्लम है, वो आपको हमेशा बैकग्राउंड में पता चल जाएगी, बैकग्राउंड में पता चल जाएगी। और बैकग्राउंड यानी कि लिटरेचर के हिसाब से आप क्या कर लोगे, अपना रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म कर लोगे एक तो, दूसरा अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लोगे कि हाँ प्रॉब्लम किस किस सेक्टर में, प्रॉब्लम किस किस सेक्टर में, वो फाइंड आउट कर लोगे। समझ लो बाद में। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी की, फिर बाद में बात आती है ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी की, वो अलग चीज है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, जो अहम आपका लिटरेचर रिव्यू रखता है ना, जो अहमियत आपकी लिटरेचर रिव्यू रखता है, क्योंकि वो आपको ये दिखाएगा कि आप और कौन कौन सी रिसर्च चल रही है आसपास में सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड, कौन कौन से एरिया में रिसर्च चल रही है इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट में। जैसे कि मान लो अगर मैं वुमेन पार्टिसिपेशन की बात कर रही हूँ, वुमेन पार्टिसिपेशन जरूरी तो नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ही चल रहा हो, क्या पता इकोनॉमिक्स में भी चल रहा हो, वुमेन स्टार्टअप को लेकर, वुमेन स्टार्टअप को लेकर, यानी कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन बिजनेस में, क्या पता इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में भी ये टॉपिक चल रहे हो, वुमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस स्ट्रीम, वुमेन पार्टिसिपेशन इन साइंस, आपके क्या कहते हैं, ये इसरो, ऐसी चीजें साइंस स्ट्रीम में चल रही हो, है ना। तो ये वुमेन पार्टिसिपेशन की बात जरूरी नहीं है एक ही फील्ड में चल रही हो, अलग अलग फील्ड में जो चल रही होती है, तो ये भी एक चीज, एक मौका मिल जाता है। लिटरेचर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, गैप फाइंड आउट करने का बहुत बढ़िया तरीका है लिटरेचर, मतलब आप जितनी नॉलेज पढ़ सकते हो, जितनी चीजें पढ़ सकते हो लिटरेचर के दौरान, आप क्या कर सकते हो, डिस्कशंस तक पहुंच सकते हो। देखो लिटरेचर के अंदर ना, जब आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो ना, उसके अंदर और भी रेफरेंसेस दिए होते हैं कि भाई इस राइटर ने भी, रेफरेंसेस क्या होता है, रेफरेंसेस जब आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ते हो ना, उसके अंदर आपको रेफरेंस मिलते हैं। वो रेफरेंस मतलब कि उस पेपर में जानकारी कहां कहां से ली गई है, ऐसा नहीं है कि सारी जानकारी एक ही पेपर से ले ली जाती है, नहीं, मल्टीपल ऑफ सोर्सेज से जानकारी ली जाती है। तो आप भी उस पेपर के अंदर जितने भी सोर्सेज है ना, उन पर जाके क्लिक करो, उन सोर्सेज को पढ़ो और देखो कि रिसर्च का आपका क्या पहलू निकल कर आ रहा है। कुछ ना कहीं तक तो पहुंचोगे। देखो शुरुआत करोगे ना कहीं तक तो पहुंचोगे, ये बात तो मैं गारंटी ले रही हूं, ठीक है। और ये बात समझ लो, बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम आपको ना, बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम आपको दो चीजें तो पक्का दे ही देगी। क्या? एक तो आपका रिसर्च गैप, और एक आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना मजे की, कुल मिलाकर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली, आपकी एक हाइपोथेसिस फॉर्म हो रही है यहां पर, सिर्फ हाइपोथेसिस, देख रहे हो। तो यानी कि आपका लिटरेचर रिव्यू जो है इतना बड़ा काम कर देता है, इतना बड़ा काम कर देता है लिटरेचर रिव्यू, आपकी हाइपोथेसिस फॉर्म कर देता है, आपका रिसर्च प्रॉब्लम, आपका रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म कर देता है, आपका गैप, और एरिया तो ऑब्वियसली जो आप जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हो वो तो आपका निकल ही जाएगा, वो तो आपका निकल ही जाएगा। जो आपकी करंट नॉलेज है ना, करंट नॉलेज होगी जो फील्ड को लेकर, चाहे वो वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स है, चाहे वो वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक्स है, चाहे वो वुमेन पार्टिसिपेशन इन इसरो है, इन साइंटिफिक फील्ड है, वो जो नॉलेज होगी ना वो आपका बेस बना देगी। सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं ना, सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस मतलब जब आप एक बात बताओ ना, खुद ही आप बैकग्राउंड पढ़ रहे हो एक प्रॉब्लम का, आप उसको करंट टाइम से, करंट प्रेजेंट टाइम से रिलेट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है यार दिक्कत तो है इस फील्ड में थोड़ी सी, लेकिन वो दिक्कत पे ही मुझे काम करना है, और आपके दिमाग में है कि अगर मैं इस सेक्टर में जाकर थोड़ा सा और रिसर्च करूंगा, रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप रिसर्च करो और रिसर्च करने के बाद उसकी रिकमेंडेशन दो कि क्या चीज करेक्ट हो सकती है, किस चीज, क्या चीज जो है और हो सकती है, बस इतना सा काम करना है। इतने से काम को ना लोग कई कई साल खींच देते हैं, और सेम ये रिसर्च प्रपोजल में भी होता है।
इतना सा काम नहीं कर पा रहे हैं लोग, और फिर बोलते हैं मैम आइडिया ही नहीं है, मैम नॉलेज ही नहीं है। सबसे पहले तो उन टीचर्स की, उन फ्रेंड्स की, उन कुलीग्स की रिस्पेक्ट करो जो आपको रिसर्च प्रपोजल पर, रिसर्च टॉपिक पर जो है समझा रहे हैं या कुछ आपका भला करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए होता है रिसर्च के बारे में चीजों को समझाने का। लोग अपने ही सिनेरियो में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, खासकर पीएचडी स्कॉलर्स की बात कर रही हूं मैं। अपने ही रिसर्च एरिया में इतने व्यस्त होते हैं कि दूसरे के रिसर्च फोकस एरिया को पढ़ नहीं पाते हैं। और मैं सही बताऊं, पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपना काम खुद कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान दो, सिंपल सी बात है। लेकिन जो टीचर्स, जो स्टूडेंट्स, जो अगर आपके फेलो मेट्स आपको टाइम दे रहे हैं ना, किसी चीज को लेकर समझा रहे हैं ना, तो उनकी बातें समझो, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उन्होंने समय लगाकर आपका पेपर पढ़ा है, उन्होंने समय लगाकर आपका प्रपोजल पढ़ा है। ठीक है, उनको आया गया मत करो, चाहे आपके कोई भी टीचर्स हो। अगर जो बच्चे, मेरे बच्चे जो JRF अड्डा से पढ़ रहे हैं, उनको भी मैं एक बात बोलूंगी, बेटा जो बात बोल रही हूं ना, उसको उस पर प्लीज काम करो, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हूं, है ना, तो इसलिए बोल रही हूं। समझ रहे हो आप बात को? तो इसलिए एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है, आप अपनी प्रायर पिछली नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ रिलेट करो, आपको समझ में आएगा कि कमी का है। आप बोलो कि मैम कमी तो समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब बेटा आप लिंक नहीं जोड़ पा रहे हो, आप काम से बच रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी ऐसा तो नहीं, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं है यहां पर, दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जो बच्चे रिसर्च पेपर पढ़ने से भाग रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने से भाग रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ने से भाग रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सर्च करो, देखो कि कितनी न्यूज़पेपर में उसकी हेडलाइन आई है सेम इशू को लेकर। गूगल पे डाल दो, कुछ नहीं तो सर्च करो, देखो कितने इश्यूज बार बार आए हैं गूगल पर, कितने सर्चेज हुए हैं उस इशू पर। आइडिया लगेगा कुछ ना कुछ, आपकी अवेयरनेस जागेगी आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे ही जो गैप होता है ना, वो फाइंड आउट होता है, आपको अपनी प्रॉब्लम निकल कर आ जाएगी उसके अंदर से। और जब एक बार वो प्रॉब्लम निकल कर आ गया, आपको दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम करंट टाइम में चल रही है, काफी गंभीर प्रॉब्लम है, तो उसकी सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि वो प्रॉब्लम अभी तक किसी ने एड्रेस नहीं करी है, और ये हाई टाइम है कि इस प्रॉब्लम को जो है रिसर्च के माध्यम से आगे लाया जाए, इस पर बात हो, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस जो है, इसका स्कोप जो है आने वाले टाइम में, दायरा जो है बढ़ रहा है। समझ लो बात को? ऐसे करना होता है काम, ऐसे चीजें होती हैं। ये सेशंस बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन जो पीएचडी में जाना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। पर्पस क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का? पर्पस क्या है लिटरेचर रिव्यू का? सबसे पहला पर्पस तो है रिलेशनशिप देखना, किसके बीच में, जो आप थ्योरी बनाओगे, जो आप जिस थ्योरी पर आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे मान लो अगर आप वुमेन पार्टिसिपेशन की ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो आपके सिद्धांत क्या चूज करोगे? अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करती हूँ, सीधा सीधा इक्वालिटी का सिद्धांत आ जाएगा आपका, राइट्स का सिद्धांत आ जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही कोई और कॉन्सेप्ट होंगे। अगर कॉमर्स में कोई इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट है, या फिर कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, मैनेजमेंट वाला स्टूडेंट है, उनका कोई रिसर्च का माध्यम है, उनकी कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, तो वो अपना बेस क्या चुनेंगे? उनको आइडिया होगा इस चीज का। रिसर्च क्या करता है, लिटरेचर क्या करता है, जो भी अभी काम हो चुका है, एक तो ये भी जितना काम हो चुका है उस एरिया से रिलेटेड, अगर वुमेन पार्टिसिपेशन पर बहुत सारे लोगों ने काम करा है, तो लिटरेचर ये आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा कि भैया इस पर ऑलरेडी काम हो चुका है, इस टॉपिक पर, इस वाले एरिया में मत जाओ, इस वाले एरिया में चले जाओ, यहां पर थोड़ा सा काम में कमी है, इस वाले एरिया में मत जाओ, इस वाले एरिया में चले जाओ। तो आपको ऑलरेडी सेग्रीगेशन मिल जाएगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि चलो इस वाले एरिया में तो नहीं जाना, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, या तो अगर जाना है तो कुछ नया सोचना है इस वाले एरिया में, लेकिन अगर इस वाले एरिया में काम नहीं हुआ है, तो इसमें देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है जो इसमें काम कम हो रहा है। समझ रहे हो बात को? गैप फाइंड, देखो खुद देख लो, गैप फाइंड का काम कहां से होगा? लिटरेचर रिव्यू से होगा। पीपल से कनेक्ट कर पाओगे आप। सपोजेडली मान लो कि आपकी ही यूनिवर्सिटी में किसी सीनियर ने उस पर काम करा हुआ है, आपने देख लिया भाई सीनियर ने ना रिसर्च पेपर पब्लिश करा हुआ है एक इस एरिया से, आप नाम दिख गया कि भाई मान लो कोई ऐसा सीनियर, सपोज वर्षा मैम ही मेरी सीनियर है, वर्षा मैम से हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में, इन्होंने ही पेपर छापा हुआ है, ये इस एरिया पे काम करे, चलो इनको पकड़ लेती हूँ। मैम आप बताओ, आप इस एरिया पे काम कर रहे हो ना, आप जो हो थोड़ा सा गाइड कर दो, मैं भी इस एरिया में काम करना चाहता हूँ। ये उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग रेगुलरली यूनिवर्सिटी में है, जो रेगुलर से पढ़ रहे हैं और रेगुलर यूनिवर्सिटी में एमए वाले बच्चे जो खासकर है, उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है ये। या जो ऐसे स्टूडेंट हब में रहते हैं आसपास, जहां पर बहुत सारा स्टूडेंट क्राउड है, स्टूडेंट क्राउड जहां पर ज्यादा है,
समझ रहे हो? आपकी मेथोडोलॉजी भी निकल कर आ जाएगी। मेथोडोलॉजी कैसे? आप जितना पेपर पढ़ोगे ना, जितना पेपर पढ़ोगे, आपको ये आइडिया लग जाएगा, चलो यार ये करना है, ये करना यूजफुल है, लेकिन ये जो करना है, ये करना यूजफुल नहीं है क्योंकि इससे रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। मेथोडोलॉजी भी आपकी आइडेंटिफाई हो जाएगी, मेथोडोलॉजीज आपकी आइडेंटिफाई हो जाएगी। मेथोडोलॉजी आपकी आइडेंटिफाई हो जाएगी। समझ रहे हो? थ्योरी आपकी स्टैब्लिश हो जाएगी, कंक्लूजन्स, क्योंकि आप और पेपर पढ़ोगे, आप और लिटरेचर पढ़ोगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा इन सब चीजों का। ये पूरा तात्पर्य होता है रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का, जो आपको हेल्प करेगा। मेरी कोशिश यही थी कि आपको ये आइडिया दिलवाऊं कि भैया फॉर्मेट क्या है रिसर्च का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। मेरी पूरी कोशिश थी मैं आपको लिटरेचर रिव्यू की अहमियत समझाऊं कि ये कैसे काम आता है आपके रिसर्च प्रॉब्लम में, रिसर्च क्वेश्चन बनाने में। आपका गैप फाइंड हो जाता है, यहां से आपकी हाइपोथेसिस बन के आ जाती है। यहां से हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या होता है? हाइपोथेसिस का यही मतलब होता है कि जो गैप है आपका रियल में, वो गैप एक्चुअली है क्या। यही तो होती है आपकी हाइपोथेसिस, आपकी अजम्पशन, आपकी टेंटेटिव स्टेटमेंट, यही तो होती है हाइपोथेसिस। ठीक है? और आपके लिटरेचर रिव्यू से सबसे बड़ी बात, आपके ऑब्जेक्टिव निकल कर आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव निकल कर आ जाते हैं, आपको आपके एरिया से रिलेटेड नॉलेज हो जाती है। नॉलेज से क्या होगा, यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन पड़ेगा इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू के अंदर आपको क्वेश्चन पड़ेगा, तो आप जो हो उस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दोगे, अच्छे से आंसर दोगे। सबसे बेवकूफ बच्चे ये होते हैं जो अपने हर एक इंटरव्यू के साथ अपना रिसर्च प्रपोजल चेंज कर लेंगे। अगर एक इंटरव्यू पड़ा किसी एक यूनिवर्सिटी का, वहां पर उन्होंने कोई और रिसर्च प्रपोजल दे दिया, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू पड़ा, वहां पर कोई और रिसर्च प्रपोजल दे दिया, तीसरी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू पड़ा, वहां पर तीसरी यूनिवर्सिटी का तीसरी अप्रोच का जो है तीसरे टॉपिक का रिसर्च प्रपोजल दे दिया। अरे बेवकूफो, एक टॉपिक चूज करने में पता है कितना टाइम लगता है? इसका मतलब आप लोग टाइम पास कर रहे हो, इसका मतलब आप लोग टाइम पास कर रहे हो। एक टॉपिक को पढ़ो, उसको अच्छे से डिग इन कर लो। अगर लग रहा है कि नहीं बन रही है बात, ज्यादा से ज्यादा चलो एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है उस टॉपिक को, दूसरी यूनिवर्सिटी करेगी अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो। आप उस टॉपिक को कैसे छोड़ सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें? तो अनटिल अनलेस अगर आपको दिख रहा है कि यार ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक रेलेवेंस है, इसका जो है फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में, एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, दूसरी कर लेगी अगर वो टॉपिक वास्तविक में अच्छा है और उसकी रेलेवेंस अच्छी है तो। लेकिन जो हर एक यूनिवर्सिटी के साथ अपने टॉपिक बदलते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कितने सीरियस है अपनी पीएचडी को लेकर, अपने रिसर्च एरिया को लेकर। ठीक है? कोशिश मेरी यही है कि थोड़ा सा आपको अवेयर करूं कि एक्चुअली में इस फील्ड में काम कैसे होता है, एक्चुअली में इस फील्ड में काम कैसे होता है। फिर भी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है? ये आपको जो है ना, ये आपका जो है, यहां पर देख लो, ये आपको क्या दिया हुआ है, प्रपोजल का फॉर्मेट दिया हुआ है। पहले टाइटल होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, डिस्कशन, आपकी मतलब डिस्कशन तो खैर क्या ही होगा, रेफरेंसेस होने चाहिए बेसिकली। ठीक है? रेफरेंसेस होने चाहिए। और भी कुछ क्वेरी हो, मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आप चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, रिसर्च मेथोडोलॉजीज के ऊपर बात करना चाह रहे हो, और भी अगर किसी चीज पर बात करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि आपको कुछ यहां से बेनिफिट हुआ है, आपको सेशन अहमियत दे रहा है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज जरूर छोड़ना। मैं उन क्वेरीज को, जो रेलेवेंट क्वेरीज होगी, उनको बिल्कुल एड्रेस करूंगी। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना। स्पेशल सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको जनरल नॉलेज देने के लिए सेशंस होते हैं। खासकर काफी बच्चों की डिमांड थी कि मैम इंटरव्यू है, थोड़ा सा गाइड कर दो, बिल्कुल उन लोगों के लिए सेशंस लेकर आई हूँ। इसके अलावा बहुत सारे सेशंस हैं, लिटरेचर रिव्यू पे भी लिए हुए हैं। खाली रिसर्च प्रपोजल बाय वर्षा मैम भी डाल दोगे ना जेआरएफ अड्डा पर, तो अपने आप ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जितने भी मैंने आपको टॉपिक रिसर्च प्रपोजल से लेकर समझाया हुआ है, आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है? तो सब कुछ आपको जेआरएफ अड्डा पर मिलेगा। ठीक है? लिटरेचर रिव्यू का एक सेशन लिया हुआ है, वो जाकर देखना, बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट के लिए, ये केवल जो ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।